से आपने बहुत सारे लेक्चर्स ले लिए, तो ज़्यादा तो नहीं हुआ, सर के ऊपर तो नहीं हुआ? ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आई विल टेक ओनली 10 to 15 मिनट्स। तो जो बेसिक चीज़ हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी किचन गार्डन्स में, उसके रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे, और बात करेंगे कि सॉइल हेल्थ ये क्यों ज़रूरी है और सॉइल के बारे में हमें जानना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरा नाम डॉक्टर शबीर है, मैं यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट हूँ सॉइल साइंस में। मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया जून में। इससे पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था स्कॉस्ट कश्मीर में। ठीक है, वहाँ में करीब 11 साल था, और उसके बाद अब मेरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गई है सीनियर साइंटिस्ट। तो ये हुआ मेरा, और आपका जो मैंने देखा कि दैट यू कम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, इज़न्ट इट? कोई है जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है? आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, हॉर्टिकल्चर से है कोई? नो वन। फॉरेस्ट्री से है कोई? फॉरेस्ट्री से, वेरी। तो थोड़ा बेसिक्स से ही हम स्टार्ट करेंगे कि सॉइल है क्या। अगर आपको मैं बोलूँ सॉइल है क्या, सॉइल तो पता है ना, सुना है सबने नाम, मिट्टी। ठीक है, उर्दू में ये मिट्टी होती क्या है? आपसे अगर मैं पूछूं ये मिट्टी है क्या, तो नॉर्मली हर कोई बंदा यही कहता है जो मिट्टी है, इट इज़ द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो सपोर्ट करता है प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, लिविंग सिस्टम्स को, है कि नहीं? लेकिन इस सॉइल का एक प्रॉपर फिजिकल स्ट्रक्चर भी होता है, एक मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन भी होती है, जो सपोर्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो मिट्टी में रहते हैं, और सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को उनकी ग्रोथ में। ठीक है, तो ये होता है एक सॉइल, जिसको हम प्रॉपर डेफिनेशन बोलते हैं सॉइल। तो इस सॉइल में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फर्टिलिटी, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है इसमें। ठीक है, एंड वी से सॉइल इज़ ए नेचुरल रिसोर्स। क्या है? नेचुरल रिसोर्स। अब बचपन में भी आपने पढ़े होंगे नेचुरल रिसोर्सेज या तो रिन्यूएबल होते हैं या नॉन रिन्यूएबल होते हैं, पढ़े ना आपने? तो सॉइल जो है, इज इट ए रिन्यूएबल और ए नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स? अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चंस पूछूं, ये रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल का मतलब क्या है? विच कैन बी रिन्यूएबल। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, फिर नहीं हो। ठीक है, अब सॉइल क्या है? हाँ, ठीक है। अब देखो सॉइल कैसे बनती है, पत्थर से बनती है, जब वेदरिंग होती है, ठीक है, देन सर्टेन प्रोसेसेस हैपन, फिर सॉइल बनती है। ठीक है, तो बनती है, मिट्टी बनती है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ रिन्यूएबल। लेकिन ये बनना, इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, देन वी से इट इज़ नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, आई बात समझ? और हम क्या कहते हैं, जो मिट्टी है इट्स ए लिविंग बॉडी, इट्स नॉट ए नॉन लिविंग बॉडी। वो क्यों? एज सच मिट्टी में तो जान है नहीं, है ना? लेकिन इसमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन इतनी सारी है दैट बिकम्स ए लिविंग इकोसिस्टम। वी से देन सॉइल इज ए लिविंग बॉडी। ठीक है, और देन वी टॉक अबाउट सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल हेल्थ। ये 2 डिफरेंट अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जिस तरह से एक इंसान है, वी हैव इंटरनल इकोसिस्टम, है ना? हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे स्टोमक हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स आर देयर, और इंटेस्टाइन्स में, स्टोमक में देयर आर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रोल प्ले करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, जब हम कुछ खाते हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी बनती है कि नहीं? तो सेम इज़ द केस विद द सॉइल। सॉइल में भी एक पूरा एक इकोसिस्टम है विद मिनरल न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो एक जो इकोसिस्टम ये बनता है ना, इसकी भी एक प्रॉपर हेल्थ होती है। जैसे कि इंसानों में मान लीजिए हमें म्यादे में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो गई, तो इंसान बीमार होता है। ठीक है, सेम इज़ द केस विद द सॉइल। अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है, देन इट लीड्स टू द अनहेल्दी सॉइल। क्या? अनहेल्दी सॉइल। अब 2 चीज़ें मैंने कही, एक तो सॉइल फर्टिलिटी और दूसरा सॉइल हेल्थ। सॉइल फर्टिलिटी क्या है? इट इज़ मोर रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन, यार कि इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की अपनी कैपेसिटी किस चीज़ के लिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, कि वो क्रॉप ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन जो प्लांट को ज़रूरत पड़ती है, वो कितना सपोर्ट करता है, कितना देता है। ठीक है, अगर वो अच्छे से देता है प्रॉपर टाइम पे, जितनी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की, वैसे इट हैज़ अ गुड सॉइल फर्टिलिटी, इट हैज़ ए गुड सॉइल फर्टिलिटी। अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देता है प्लांट को, देन वैसे इट इज़ नॉन फर्टाइल सॉइल।
ये उसकी फर्टिलिटी उतनी नहीं है। तो हुआ ये। दूसरा है सॉइल हेल्थ। अब सॉइल हेल्थ क्या हम डिफाइन करते हैं? सॉइल हेल्थ हम डिफाइन करते हैं कि जो भी ये सॉइल इकोसिस्टम है, इट प्लेज सम इकोसिस्टम फंक्शनिंग रोल्स। ठीक है, वो मैं आगे जाके थोड़ा आपको बताऊंगा मैं ये कितना वो फंक्शन अच्छे से करता है। देन वी डिफाइन सॉइल हेल्थ। ठीक है, अगर अच्छे से ये रोल प्ले करता है वो इकोसिस्टम फंक्शनिंग में, देन वी से इट हैज़ अ प्रॉपर हेल्थ। अगर वो फंक्शन नहीं कर रहा है अच्छे से, देन वी से कि आवर सॉइल हेल्थ इज़ नॉट गुड। ठीक है, देयर आर, जैसे मैंने कहा, सॉइल हेल्थ के 3 मेन पैरामीटर्स हैं। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या आता है? सॉइल टेक्सचर आता है, सॉइल स्ट्रक्चर आता है, एग्रीगेशन आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सॉइल पीएच आता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, ऑर्गेनिक मैटर, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, या माइक्रोब में माइक्रोब्स आते हैं, अर्थवर्म्स आते हैं, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन आता है। ठीक है, सॉइल रेस्पिरेशन आती है। अब देखो रोल क्या है in terms of ecosystem functioning. If I have a soil that is good in soil structure, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा है। अच्छा स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देन ये एक फंक्शन करता है, ये अच्छे से एक फंक्शन करता है। वो क्या है? वो है वाटर ड्रेनेज, स्टैग्नेशन नहीं होगी। ठीक है, अच्छी मिट्टी कौन है? जहाँ पे बारिश होगी वो एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, और थोड़ा जो एक्सेस वाटर होगा वो ड्रेनेज भी होगा। अब अगर जहाँ पे वाटर आ गया, रेनफॉल हो गई, वाटर लॉगिंग हो गई, वो रन ऑफ हो गया सारा, वैसे कि ये जो फंक्शन सॉइल ने प्ले किया है वहाँ पे वो ठीक नहीं है। तो प्रॉपर सॉइल हेल्थ का फंक्शन क्या है? वो ये है कि इट हेल्प्स इन प्रॉपर वाटर ड्रेनेज। ऐसे ही है सॉइल एरिएशन। क्या है? सॉइल एरिएशन। मिट्टी में क्योंकि रूट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको गैसेस चाहिए। अब जब प्रॉपर एरिएशन हो, प्रॉपर वो किससे कैसे आएगी प्रॉपर एरिएशन? जब हमारा प्रॉपर सॉइल स्ट्रक्चर हो। ठीक है, जब प्रॉपर सॉइल स्ट्रक्चर होगा तो सॉइल पोर्स भी इंटरनली अच्छे होंगे और उसमें एयर रहेगा। और एयर में क्या होता है? जब एयर सर्कुलेशन होगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी गैसेस कंटेंट सही से रहेगी एंड दे कैन फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, ऐसे ही है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट। जितना सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट ज़्यादा रहेगा उतना ही रहेगा फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या खाते हैं? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं ना, इजंट इट? तो जब प्रॉपर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे से थ्राइव होंगे एंड दे विल प्ले इन इन सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन डायनेमिज्म जो प्रोसेस है उसमें रोल प्लेंगे। मीन्स आपका मिनरलाइजेशन अच्छे से होगा। जब डिकम्पोजिशन अच्छे से होगा तो जो ऑर्गेनिक मैटर में न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं वो रिलीज होंगे एंड दे विल बिकम अवेलेबल फॉर क्रॉप ग्रोथ। ठीक है, रूट्स के लिए। देन एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? वो है सॉइल फिजिकल में सॉइल टेक्सचर। ठीक है, अब आपने कभी मिट्टी उठाई है हाथ में? सबने उठाएगी, ठीक है। तो कभी आपने उसको मतलब क्रश किया है विद इन फिंगर्स? तो आपने देखा होगा, अगर आपने बहुत ज़्यादा उठाई है अलग अलग जगह से, आपने देखा होगा कि वो डिफरेंट होता है टेक्सचर, फील में थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, कभी ऐसी मिट्टी होती है वो बड़ी स्मूथ होती है ना, क्ले जैसी, मतलब वो ना पाउडर जैसी होती है, इट्स लाइक पाउडर। तो उसमें क्या होता है? उसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है। बेसिकली क्या होता है? सॉइल में 3 प्राइमरी पार्टिकल्स टाइप होते हैं। एक को बोलते हैं सैंड, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं सिल्ट और तीसरे को बोलते हैं क्ले। इन तीनों को मिला के बनता है हमारा सॉइल टेक्सचर। अब किसी में क्या होगा? किसी मिट्टी में सैंड ज़्यादा होगी, क्ले कम होगा। किसी मिट्टी में क्ले ज़्यादा होगा, सैंड कम होगी। तो ये डिफरेंट रिलेटिव प्रोपोर्शन जो है सैंड, सिल्ट, क्ले का, इट इज़ नोन एज सॉइल टेक्सचर। क्या उसको बोलते हैं? सॉइल टेक्सचर। तो कभी आपने मिट्टी उठाई होगी तो उसमें सैंड जैसा दिखाया होगा, मतलब जब फील होगा सैंड जैसा, तो वो सैंडी टाइप ऑफ सॉइल होती है। ठीक है, और कभी आपको लगा होगा कि ये पाउडरी भी है और थोड़ा सैंडी भी है, तो दैट कम्स अंडर सिल्ट कैटेगरी, जिसमें नियर अबाउट इक्वल कंसंट्रेशन होगी या कंपोजिशन होगी किसकी? सैंड की और क्ले की। दैट वी कॉल एज सिल्ट। और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है सिल्टी क्ले लोम। क्या? सिल्टी क्ले लोम, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन सिल्ट का हो। ठीक है, उसके लिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए सॉइल टेक्सचर के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, अब सॉइल टेक्सचर क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज
it influences the water movement, aeration, nutrient retention and availability, ठीक है, agriculture productivity and management. वो कैसे करता है? I will show you next slide. और दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज सॉइल स्ट्रक्चर. अभी हमने क्या बात की सॉइल टेक्सचर की. मैंने कहा इट इज़ द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. ठीक है. अब जो ये क्या होता है सॉइल स्ट्रक्चर, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्टिकल्स. ये पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज हुए हैं. इज इट लाइक ए क्रम्बी, इज इट लाइक ए क्रम्बी, या कॉलमनर तो नहीं है, या प्लेटी तो नहीं है. आपने देखा होगा पैडी सॉइल, दानी वावाच सो मेज छुते वुचमस सो ये बड़ा फ्लैट आसा मतलब थोड़ी फ्लैट होती है. अगर आपने वो उठाया भी होगा, एक क्लॉड उठाया होगा, ऐसा लगता है कि उस मिट्टी में लेयर जैसी है. पहले एक प्लेट जैसी लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरी प्लेट जैसी लेयर, फिर तीसरी प्लेट जैसी लेयर. देखा है कभी? वो इसलिए होता है क्योंकि हम उसमें पडलिंग करते हैं. क्या करते हैं? पडलिंग, है ना. उससे क्या होता है, जो क्ले कंटेंट है वो ऊपर सॉइल में पानी में रहती है और धीरे धीरे बैठती है. तुम उसको ताही बनाओ. क्या बनाओ? ताही. वो इसलिए क्योंकि जब वो फ्लैट बन जाती हैं दैट लेयर बिकम्स लिटिल हार्ड लेटर ऑन. इम्पेरियस लेयर बनती है. इम्पेरियस लेयर यानी कि सुशन ऑफ बोन त्रामा की है. वही तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना पैडी सॉइल में कि ताकि उस ऑफ सम है ना, वाटर लॉगिंग हो उसमें. तो जब प्लेटी स्ट्रक्चर होता है सुशन ऑफ त्रामा बोन को की है, तो इसमें वही लेयर जैसी होती है. एक तो ये सॉइल टेक्सचर हुआ, स्ट्रक्चर हुआ. ठीक है. और दूसरा सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी अगर आप देखा होगा यहाँ बाहर, आपने देखोगे छोटे छोटे क्रम्बल्स जैसे थे, है ना, लकड़ लकड़ क्रम्बल्स हुआ सा. तो दैट इज़ मोर सूटेबल क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रॉपर एरिएशंस होती है. क्या होती है? प्रॉपर एरिएशन. सॉइल पोर्स रहते हैं. अब जो फ्लैट था, अभी फ्लैट था, उसमें तो सॉइल पोर्स की गुंजाइश ही नहीं है, पता है, और होना भी नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारा वहाँ पे मोटिव डिफरेंट है. ऑब्जेक्टिव क्या है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो. ठीक है. और यहाँ पे जो क्या कहते हैं सीरियल क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पे एरिएशन हो, वहाँ पे इंटरनल वाटर कंटेंट रहे डीप. ठीक है. ताकि रूट्स को मिले या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिले. तो डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव हम क्या चाहते हैं, वेदर वी आर कल्टिवेटिंग वेजिटेबल्स और वी आर ग्रोइंग पैडी, तो देयर कैन बी डिफरेंट सॉइल स्ट्रक्चर. ठीक है. Now, then there is one more property that is bulk density. Bulk density मतलब वो कि इसी मिर्ची का हार्ड, ये कैसा हार्ड. अगर ये हार्ड ऐसे ज़्यादा मिर्च तो लिया कैसे जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं होगी. जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं होगी. तभी जब हम कोई ग्रो करते हैं, कोई सीड लगाना हो हमें, जब क्रॉप लगानी हो, हम क्या करते हैं, हम टीलेज करते हैं, खोदते हैं तो मेक इट नॉर्मल, ताकि एरिएशन प्रॉपर रहे, हार्ड ना रहे मिट्टी. ठीक है. या जब गाड़ियाँ चलती हैं मिट्टी पे वो हार्ड बन जाती हैं. ठीक. सो इट कॉजेस प्रॉब्लम्स इन द जर्मिनेशन. ठीक है. तो प्रॉपर बल्क डेंसिटी होना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और सॉइल टेक्सचर इसमें प्ले करता है बहुत ज़्यादा रोल, और ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है. वो इसलिए मान लो अगर आपके पास सैंडी सॉइल है, ठीक है, तो सैंडी सॉइल में क्या होगा, उसमें एरिएशन ज़्यादा होगी क्योंकि पार्टिकल साइज़ बड़ा है. पार्टिकल साइज़ बड़ा है तो उसमें जो मैक्रोपोर्स हैं, पोर्स दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं माइक्रोपोर्स, दूसरे होते हैं मैक्रोपोर्स. मैक्रो बड़े बड़े पोर्स. तभी जब पानी चला जाता है सैंडी सॉइल में सोचिए वो तेज़ नहीं आसान ना पर्कुलेट होता है, लीच होता है बड़ी क्विकली. लेकिन जब क्ले सॉइल हो या सिल्टी सॉइल हो, उसमें जब पानी डालेंगे ना वो थोड़ा एब्जॉर्ब भी होगा और नीचे फिर पर्कुलेट स्लो रेट पे होगा. क्यों? उसमें माइक्रोपोर्स ज़्यादा होते हैं, उसमें मैक्रोपोर्स ज़्यादा है. तो जब बड़े बड़े पोर्स हो तो मूवमेंट इजीली होती है. तो एग्रीकल्चर के लिए पर्पस के लिए सबसे बेस्ट क्या है, जिसमें माइक्रोपोर्स हो या मैक्रोपोर्स हो. माइक्रोपोर्स क्योंकि उसमें वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी, एरिएशन ज़्यादा रहेगी. ठीक है. देन वी विल टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी रिलेशंस. चलो इसको रहने देते हैं. देन पीएच. अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है दैट इज सॉइल पीएच. सॉइल पीएच क्या है किसी को पता है? व्हाट इज सॉइल पीएच? पढ़ा होगा ना, टेंथ में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा. कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस जो प्रेजेंट होते हैं हमारी सॉइल में. इट इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ
हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसका जो पीएच है ना, इट इज स्केल रेंजेस फ्रॉम 1 to 14। इफ इट इज 7 वी से इट इज न्यूट्रल, अगर लेस देन 7 इट इज एसिडिक, अगर ग्रेटर देन 7 है देन अल्कलाइन, ठीक है। अब देखा गया है कि जितने भी एलिमेंट रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के लिए, ठीक, इट इज़ अराउंड 17-18 एलिमेंट्स, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, सिलिकॉन, है ना, ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है। और मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो अवेलेबिलिटी है इस न्यूट्रिएंट्स की, वो किस पीएच पे अवेलेबल है? इट इज़ फ्रॉम 6 to 8, मीन्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच पे, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिक याद रखनी है आपने, इफ़ इट इज़ एसिडिक सॉइल, लोअर पीएच, तो वहाँ पे क्या होगा, लोअर पीएच में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी एक्सेप्ट बोरान, ठीक है। अगर हायर पीएच है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी एक्सेप्ट बोरान, एक्सेप्ट फॉस्फोरस। लेकिन फॉर एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू हमारा सबसे बेस्ट जो है ऑप्टिमम पीएच क्या है? 6 to 7, ठीक है, या 6.5 to 7.5, ठीक है। और ऑर्चर्ड सॉइल की अगर बात करें, एप्पल में बात करें, तो इट इज़ 6.5 to 7.5 ऑप्टिमम पीएच की ज़रूरत, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम मैनेजमेंट पे एक हम डिस्कस करेंगे कि जब ऑर्चर्ड सॉइल में हम क्या करते हैं काम, हम ज़्यादा यूरिया एप्लीकेशंस करते हैं। क्या करते हैं? ज़्यादा यूरिया एप्लीकेशन, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है, उस वजह से क्या होता है कि मिट्टी में थोड़ी एसिडिटी आ जाती है। तो अभी हमने जब सर्वे किया था पूरे कश्मीर में ऑर्चर्ड सॉइल्स में, हमने देखा कि पीएच वाज अराउंड 4.4, 4.5, कहीं पे 5.5 भी था पीएच, इतनी एसिडिटी आ गई है। तो अंडर सच कंडीशंस व्हाट शुड वी डू? अगर पीएच हमारा लो हो, मान लो आपने कल मिट्टी की जांच की अपनी, ठीक है, आपने देखा कि एसिडिक पीएच है, पीएच इज़ अराउंड 5.5, तो उस टाइम आप क्या करोगे? तो उस टाइम हम लाइम एप्लीकेशंस करते हैं। क्या करते हैं? लाइम एप्लीकेशंस। सिमिलरली अगर आपका अल्कलाइन पीएच हो, ठीक है, और उसको पीएच लाना है डाउन 7 अराउंड लाना है, तो क्या करोगे उस टाइम? जिप्सम एप्लीकेशन करेंगे। क्या करते हैं? जिप्सम एप्लीकेशन। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। देन वी हैव अनदर प्रॉपर्टी, वो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि प्लांट्स को, हर प्लांट को कितने एलिमेंट्स चाहिए? अराउंड 17 to 18 एलिमेंट्स चाहिए, और ये सारे कहाँ मैक्सिमम मिलते हैं? सॉइल से ही मिलते हैं, ठीक है। और सॉइल में कब ये अवेलेबल होंगे प्लांट के लिए? जब ये प्रॉपर पीएच पे हो। प्रॉपर मीन्स ऑप्टिमम पीएच, वो क्या है? इट्स अराउंड 6.5 या 7.5, ठीक है। तो डिपेंड्स कि कौन सी क्रॉप है। कोई क्रॉप है दैट ग्रोज इन एसिडिक सॉइल, जैसे कि ब्लूबेरी, उसमें पीएच रिक्वायरमेंट होती है 5.5, दैट थ्राइव्स वेल एट ए पीएच ऑफ अराउंड 5, ठीक है। तो डिपेंड्स क्रॉप। तो मैक्सिमम क्रॉप्स, अब मैक्सिमम क्रॉप्स की बात करेंगे, उनमें पीएच रिक्वायरमेंट होती है 6.5 to 7.5। तो अगर ये पीएच होगा देन आवर न्यूट्रिएंट्स विल बी अवेलेबल फॉर द प्लांट्स, ठीक है। अब ये भी है कि हमें ये एलिमेंट्स जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो क्या होती है? न्यूट्रिएंट माइनिंग होती है, न्यूट्रिएंट माइनिंग होती है, क्योंकि एक टाइम आएगा सॉइल की जो कैपेसिटी है ना, इनहेरेंट कैपेसिटी, फर्टिलिटी जो मैंने कहा अभी, वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं अंडर सच कंडीशंस? हम यहाँ से फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, ठीक है। अब फर्टिलाइज़र कितना डालना है? अगर ज़्यादा डाला तो टॉक्सिसिटी होगी, अगर कम डाला तो डिफिशियंसी होगी। तो एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डालना है। क्या डालना है? बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है जब हम करते हैं सॉइल टेस्ट, ठीक है। तो सॉइल टेस्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक पैरामीटर आ जाता है। तो जब हम सॉइल टेस्ट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारी मिट्टी में किन किन एलिमेंट्स की डिफिशियंसी है या टॉक्सिसिटी है, अगर कमी है तो कितनी कमी है, और कितना पूरा कर सकते हैं थ्रू फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। देन आई विल टॉक अबाउट द कैटायनिक चेन कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो, जो हमारी सॉइल होती है ना, नेगेटिवली चार्ज होती है। इस पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव्स। और मैक्सिमम जितने भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। अब जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इनको अट्रैक्ट करते हैं। और कैटायन एक्सटेंड कैपेसिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कैटायन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल, कैटायन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल। अब जो क्लेई सॉइल है उसमें ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिक मैटर जिसमें ज़्यादा हो उसमें ज़्यादा कैटायन होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सैंडी सॉइल है उसमें कम होगा। वो सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कम है उसमें कम होगा कैटायन एक्सटेंड कैपेसिटी। और जितना कैटायन एक्सटेंड कैपेसिटी ज़्यादा हो उतना अच्छा है हमारे लिए,
उतना अच्छा है हमारे लिए। तो ये कैसे अच्छा होगा? जब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, ठीक है। कब अच्छा होगा? जब क्ले कंटेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप खुद से सोच सकते हो कि हाँ, जब मेरा ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगी। मीन्स जब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो कैटायन होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी मिट्टी में, तो वो रिटेन हो जाएंगे न्यूट्रल एलिमेंट्स। तो न्यूट्रल एलिमेंट जब रिटेन हो जाएंगे देन प्लांट कैन टेक, है कि नहीं? तो मैनेजमेंट की बात आ गई यहाँ पे भी। अब देखो ऑर्गेनिक मैटर में हमारा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी देखो 200 है, 200, ठीक है। अगर सैंडी सॉइल का देखिए 1 to 5 है, बहुत कम है। तो दैट्स वाई सैंडी सॉइल और पोर सॉइल है ना, वहाँ पे हम ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं। देन सॉइल एसिडिटी और अल्कलिनिटी की मैंने बात की। देन अनदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर इज द प्रिंसिपल प्रॉपर्टी आई वुड से फॉर सॉइल फर्टिलिटी टू आइडेंटिफाई कि वेदर माई सॉइल इज फर्टाइल और नॉन फर्टाइल, ठीक है। जितना ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा होगा, यू कैन से कि हमारी मिट्टी उतनी फर्टाइल है, ठीक है। अब देखिए इफ़ यू कंपेयर आवर सॉइल्स विद द ट्रॉपिकल सॉइल्स एंड ट्रॉपिकल कंडीशंस, लाइक आप साउथ में चले जाओ इंडिया में, वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज जो मिलेगी ना लेस देन 0.1 और लेस देन 0.01, बहुत कम ही ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है वहाँ, ठीक है। उसके कंपैरिजन अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट मिलेगा मीडियम रेंज में, मीन्स 0.5 to 0.75, विच इज़ एन ऑप्टिमम रेंज। लेकिन जब आप जाओगे ऑर्गेनिक सॉइल्स पे या ऐसे सॉइल्स जहाँ पे ऑर्गेनिक कल्टिवेशन होती है जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ ऑर्गेनिक मैटर तो इट इज़ ग्रेटर देन 1, 2 भी है, ठीक है, 2 भी है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जब कोई बोलता है ना आपको कि भाई यू शुड गो फॉर ऑप्ट फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, और वो एक साल में नहीं बढ़ता है। आप बोलोगे कि भाई मैंने ग्रीन मैन्यूरिंग भी की, ठीक है, FIM भी मैंने ऐड किया, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया मेरा, इट टेक्स 4 to 5 years। तो इन केस अगर ये ट्रांजिशन करना है फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल एग्रीकल्चर टू ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इट विल टेक 4 or 5 years, इट विल नॉट हैपन इन अ डे, एक साल में नहीं होगा ऑर्गेनिक डे। तो इट टेक्स टाइम, यू नीड टू बिल्ड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। जितना आपका ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ेगा देन only your soil will be able to release those nutrients for the plants time to time जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, बट ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, ठीक है। और जब मैं ऑर्गेनिक मैटर की बात करता हूँ, इट अफेक्ट्स अदर सॉइल प्रॉपर्टीज एज वेल, जैसे कि सॉइल एरिएशन है, ठीक है। जब ऑर्गेनिक मैटर बिल्टअप होता है तो सॉइल एरिएशन बिल्टअप हो जाती है, सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करता है। क्या करता है? ऑर्गेनिक एसिड, जो ऑर्गेनिक मैटर, पहले तो मुझे बताओ ऑर्गेनिक मैटर पता है आपको क्या होता है? क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर? एग्जैक्टली, तो जो भी लिविंग थिंग है वो जब डिकम्पोज होता है इट बिकम्स ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन जैसे कैच, वो जब डिकम्पोज होगा और उस स्टेज पे पहुंचेगा देन यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये क्या था, वाज इट अ प्लांट, लीफ, फ्रूट और एनी अदर। जब उस डिकम्पोजिशन लेवल पे पहुंच जाएगा वैसे इट इज एन ऑर्गेनिक, ठीक है। तो जब ये डिकम्पोज होता है देन इसलिए मैंने कहा इट टेक्स टाइम, जब उस डिकम्पोजिशन लेवल पे आ जाता है देन जो जितने भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स वहाँ पे फिक्स होते हैं दे बिकम अवेलेबल फॉर द प्लांट, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मैटर का ही है। देन अच्छा, अंदर देन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। आपको पता है अभी हम स्टार्ट में पहले मैंने आपको बोला कि सॉइल हेल्थ, ठीक है, हेल्दी सॉइल एंड अनहेल्दी सॉइल। हेल्दी सॉइल की और की डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। कहते हैं कि अगर वी टेक 1 tablespoon ऑफ हेल्दी सॉइल, उसमें इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे इफ जितने अभी पॉपुलेशन आई है राइट फ्रॉम स्टार्ट, जब से ऑरिजिन ऑफ अर्थ है, ठीक है, जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन आई है उसको मल्टीप्लाई करो 10 times, कितना होगा ना, बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हेल्दी सॉइल 1 tablespoon ऑफ हेल्दी सॉइल।
कितने हो गए? मोर देन 8 बिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या आपको लगता है कि आपके जो आसपास मिट्टी है, जब आप 1 टेबल स्पून उठाओगे उसमें इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलेंगे आपको? आपका बचपन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अपने बचपन की बात करूँगा। जब हमारे टाइम पे जब हम जाते थे फील्ड पे, इट यूज्ड टू बी ब्लैक सॉइल। अभी आप गई, आपको ब्लैक सॉइल मिली? इट वॉज मोर ग्रे ब्राउनिश। ठीक है, सबसे बेस्ट इंडिकेटर जो है ना सॉइल हेल्थ का, इट इज़ ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर कौन सा कलर देता है सॉइल में? ब्लैक सॉइल। ठीक है, और क्या होता था कि जब हम मिट्टी खोदते थे, वो यूज टू सी अर्थवर्म्स। आज आपको अर्थवर्म्स दिखती है? बहुत कम मिलेगी, या तो देखे हो ही नहीं आप। सो दैट इज़ अनदर इंडिकेशन हाउ हेल्दी योर सॉइल इज। ठीक है, जो हेल्दी सॉइल है उनमें अर्थवर्म की पॉपुलेशन भी हाई रहती है। कहते हैं कि फॉर हेल्दी सॉइल देयर आर लाइक 10 to 50 earthworms per square meter. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ए हेल्दी सॉइल, जहाँ पे माइक्रोबियल पॉपुलेशन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो आपको। ठीक है, तो अब अगर ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखें तो देयर वाज वन स्टडी एंड दे फाउंड लाइक ऐसे रीजन्स हैं ग्लोबली जहाँ पे सॉइल हेल्थ डिटोरेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है that they will last for only one generation, 60 years. उसके बाद they will not be able to support cultivation. ऐसे सारे हॉटस्पॉट रीजन्स हैं ग्लोबली। ठीक है, इंडिया में भी ऐसे ऐसे कुछ हॉटस्पॉट्स हैं कि सॉइल डिग्रेडेशन इतनी ज़्यादा हो गई है दैट दे नो लॉन्गर विल बी एबल टू सपोर्ट क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, कौन कौन से रीजन्स हैं ऐसे? लाइक सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स है अभी हमारी 1.4 बिलियन हेक्टेयर्स ग्लोबली अगर देखें। ठीक, अच्छा, एडिशनली 1 बिलियन इज एट रिस्क। इतनी सैलिनिटी बढ़ रही है ग्लोबली। देन वाटर इरोजन इफेक्ट्स अराउंड 11% सॉइल जो है ग्लोबली इट इज अफेक्टेड। ठीक है, देन मेजर ड्राइवर्स क्या है, ये डिग्रेड क्यों हो रही है? वन ऑफ द मेजर ड्राइवर जो है अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि हम क्रॉप्स को करते हैं वी यूज़ टू मच ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक मैटर हम उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हम ज़्यादा डाल रहे हैं, अनसस्टेनेबल वे ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, कर रहे हैं। उस वजह से क्या हुआ, या तो सैलिनिटी बढ़ जाती है या एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते, दैट इज़ वन रीज़न। अनदर रीज़न है डिफॉरेस्टेशन, है कि नहीं? डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देन अगेन जो वहाँ पे एक फॉरेस्ट एनवायरनमेंट था, इकोसिस्टम था, उसको हमने डिस्टर्ब किया एंड इवेंचुअली दैट सॉइल बिकेम अनफर्टाइल। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग है, एनिमल्स की ओवर ग्रेजिंग करते हैं हम, ग्रास को रिग्रोथ होने नहीं देते हैं जो ऑप्टिमम इकोसिस्टम के लिए चाहिए था। देन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इंडस्ट्रीज आर कमिंग अप, बिल्ट अप एरियाज आर कमिंग अप। आपको पता है इन लास्ट 2 डिकेड्स हमारा यहाँ पे बिल्ट अप एरिया 300% इंक्रीज़ हुआ है कश्मीर में। कैन यू इमेजिन? 300% इंक्रीज़ हुआ है, और 300% इंक्रीज़ हुआ है हॉर्टिकल्चर एरिया भी। और वो एरिया कहाँ से आ गया? फॉरेस्ट्री से आ गया, एग्रीकल्चर से आ गया। और आप सिंस यू आर फ्रॉम फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री की बात हो रही थी अभी। सी हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज़। यहाँ पे हुआ करते थे फॉरेस्ट्री ट्रीज, इवन सिटीज़, इवन अर्बन एरियाज, सैटेलाइट टाउन्स अब आपको दिखते हैं? वो नहीं दिखते। तो उस वजह से क्या हुआ, वो फॉरेस्ट ट्रीज जो थे दे यूज टू बी द एंकरेज, वो होल्ड करते थे मिट्टी को, सॉइल को। अब थोड़ा सा पानी आता है, रेनफॉल हो गया, मिट्टी भी चली जाती है। अब कश्मीर को तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट भी होता है कि नहीं? पहले अगर पानी भी गिरता, चलो मे बी वो ट्रीज थोड़ा कंट्रोल कर पाते, या ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो ग्रास हुआ करते थे दे वुड हैव डन सम रेमेडिएशन, रेस्टोरेशन। लेकिन वो भी नहीं है क्योंकि न ग्रास है, ना फॉरेस्ट है, ना ट्रीज हैं जो उसको एनकरेज करते। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, वो फ्लड के साथ सारी मिट्टी जो फर्टाइल सॉइल है, दैट्स अ फर्टाइल सॉइल, वो सारी पानी के साथ चली जाती है। ठीक है, अच्छा, हम माइनिंग भी करते हैं, किसकी? सैंड माइनिंग।
तो जो रिवर बेड्स है वहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा सैंड निकाल रहे हैं, और ट्री कवर भी नहीं है साइड में अब, तो क्या होता है जब भी बारिशें ज़्यादा होती हैं तो जो बंड्स एरिया है वो भी पानी में चले जाते हैं, है ना। सो मे बड़न मे आब से मज वसान सोरे बंद, एंड दैट इज़ अ फर्टाइल सॉइल। सो इस वजह से क्या है, अगेन वी आर लूजिंग फर्टाइल सॉइल। इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अभी डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है। सैलिनाइजेशन अराउंड 6.73 मिलियन हेक्टेयर जो है इज़ अफेक्टेड, या एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे मेनली फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं, यूरिया एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डाईअमोनियम फॉस्फेट वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, पोटैश वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, वो ज़्यादा मैक्सिमम यूरिया एप्लीकेशन। जो इम्बैलेंस फर्टिलाइजेशन है उसकी वजह से क्या होता है कि आवर सॉइल्स बिकम पुअर इन न्यूट्रिएंट कैपेसिटी। और पता है प्लांट जो लेते हैं ना न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आप हम आम इंसान है, आप खाना खाते हो, ठीक है, आप खाली राइस ही खाते हो, मतलब राइस खाते हो, या खाली आप सब्ज़ी ही खाते हो, आप सब्ज़ी भी कुछ पोर्शन लेते हो और राइस भी कुछ पोर्शन, एक पर्टिकुलर रेशियो में लेते हो, है ना। ऐसे प्लांट्स का भी है, वो लेते हैं 17 to 18 एलिमेंट्स, लेकिन एक पर्टिकुलर रेशियो में लेते हैं। अगर आप उसको खाली नाइट्रोजन ही दोगे, वो नाइट्रोजन पूरा नहीं लेगा, उसको नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस भी चाहिए, फास्फोरस के साथ पोटेशियम भी चाहिए। अब यही होता है कि फॉरवर्ड होता है कि मैंने तुमने नाइट्रोजन डाला तो मेरी ग्रोथ ही नहीं है, या मैंने फास्फोरस डाला मेरी ग्रोथ ही नहीं है। क्यों? वो नहीं होगा, क्योंकि वो इम्बैलेंस कंटेंट में हमने डाला है, ठीक है। अगर वो बैलेंस कंटेंट में डाला होता है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ प्लांट्स जो है पर्टिकुलर रेशो में लेता है, N to P, P to K, एक पर्टिकुलर रेशो में लेता है। जब वो बैलेंस में हम डालेंगे मिट्टी में पर्टिकुलर वो न्यूट्रिएंट्स, तभी जाके हमारा जो है ऑप्टिमम क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगा। हम थोड़ा कश्मीर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अभी मैं बोल रहा था कि कश्मीर में क्या इश्यूज़ है, माइनिंग हो रही है, तो माइनिंग की वजह से अब देखो यहाँ से हमारा फर्टाइल सॉइल था, ठीक है, ग्रास कवर था, लैंड कवर था, और यहाँ से हम माइनिंग कर रहे हैं। अब देखो मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता नीचे चल रही है, इन रिवर बेड्स के साथ मिल रही है, हमारे रिवर बेड्स बढ़ रही हैं, है ना। जो रिसेंटली आपने देखा फ्लड्स में भी, क्लाउड बर्स्ट जब हुआ, तो वी नीड टू मेक ए बैलेंस, जहाँ पे हम एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री भी हैव टू इंट्रोड्यूस, ठीक है, हमको हॉर्टिकल्चर क्रॉप से ही है वो भी लगाना है, लेकिन हमें उसके साथ एग्रो फॉरेस्ट्री भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगेन और एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ मिनिमम टीलेज। क्या है मिनिमम टीलेज? मिनिमम टीलेज मतलब वो ज़मीन खान टीलेज तैयार कर क्या वावन खत ठीक, हम ज़्यादा करते हैं, हम क्या ज़्यादा करते हैं, वो मिनिमम टीलेज करना, कम से कम, ज़्यादा चुन खाना कि, तो यही कॉन्सेप्ट है। वो भी कंजर्व करता है आपके न्यूट्रिएंट्स और कंजर्व करता है आपकी सॉइल, इस चीज़ का ख्याल रखना है। देन कवर क्रॉप्स, जैसे मैंने भी कहा, वो भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके वी कैन हैव प्रॉपर इकोसिस्टम। अच्छा, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना है, खाली केमिकल फर्टिलाइजर्स पे नहीं रहना है, ऑर्गेनिक मैटर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना है। मुझे तो ये लाइफ लाइन है किस्म एक मिट्टी की, ऑर्गेनिक मैटर, जितना आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते जाओगे देन इट विल लीड टू योर गुड हेल्थ ऑफ सॉइल। देन पाथवे क्या है, अगर हम इन जिस्ट बोलेंगे, फर्स्ट वी नीड अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, उसमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर आता है, जैसे कि मिनिमम टीलेज और नो टीलेज, एक तो वो हमें अडॉप्ट करना है। क्रॉप रोटेशन, कि क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि इस बार हमने इसमें ये क्रॉप ग्रो की एक सीज़न में, नेक्स्ट सीज़न में हम वो क्रॉप ग्रो ही करेंगे, नेक्स्ट और कोई क्रॉप ग्रो करेंगे, या नेक्स्ट सीज़न हम वहाँ पे कोई क्रॉप नहीं ग्रो करेंगे, किसी दूसरे पैच ऑफ लैंड में ग्रो करेंगे, उसको रेस्टोर होने में टाइम देंगे। देन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे, ठीक है। देन बैलेंसिंग फर्टिलाइजेशन, यानी कि हर एलिमेंट का हमें ख्याल रखना है, ठीक है, हमें यूरिया भी देना है, डाई भी देना है, पोटाश भी देना है, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें एलिमेंट भी देनी है, और ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करना है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग, यानी कि आपको देखना है 2 साल 3 साल के बाद अपनी इस मिट्टी का टेस्ट करना है और देखना है कि कंडीशंस क्या है, ठीक है। देन अकॉर्डिंगली टेक साइंटिफिक इंटरवेंशंस, ठीक है। देन फार्मर कैपेसिटी जो आपकी अभी हो रही है, ठीक है, स्टेक होल्डर कैपेसिटी, आपको बोलना है, दूसरे लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि भाई सॉइल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ ने इसको अनदेखा किया, अगर हमने भी ऐसा ही किया, तो मुझे लगता है विद इन 1 or 2 जनरेशन्स
ये जो है सॉइल रहेगी, उसके बाद द सॉइल विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट एनी क्रॉप, ठीक है. Then farmers again, the government also needs to take strong interventions, watershed programs उनको introduce करना पड़ेगा. Then ये सब जो है it's only possible when we take a community engagement, ठीक है. एज अ कम्युनिटी हमें इन्वॉल्व करना है, साइंटिस्ट को भी, फार्मर्स को भी और गवर्नमेंट को भी. वी नीड टू टेक स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशंस. अब गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली इस चीज़ के लिए. शायद मैंने वो स्लाइड मिस की, लेकिन मैं आपको बताता हूँ. लेट मी शो यू वन. वो इम्पोर्टेंट, देन वी विल कंक्लूड. हाँ, ये देखो, पहली आई थी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की. तो उसमें क्या किया था गवर्नमेंट ने, दे यूज टू टेस्ट सॉइल ऑफ फार्मर्स. फार्मर्स फील्ड के जाते थे फील्ड पे, वहाँ पे सॉइल कलेक्ट करते थे, उसके एनालिसिस करते थे और उसको सॉइल हेल्थ कार्ड, अभी भी चल रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड देते हैं इसमें, ठीक है. देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नमसा, इसमें भी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया था. फार्मर्स को सिखाते थे कि किस तरह से आपको प्रॉपर सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आपको करनी पड़ेगी. देन ICAR इंस्टीट्यूट्स या इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट निकाला था, मृदा परीक्षक, अगर आपने सुना होगा. तो वो मल्टी न्यूट्रिएंट एनालिसिस करते हैं और एंड दैट कॉस्ट इज अराउंड 1 लाख, क्या 1 लाख के करीब वो कॉस्ट कर लेता है, जिसमें फार्मर पंचायत लेवल पे सॉइल टेस्ट कर सकता है और सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. फार्मर्स को बता सकता है कि आपकी मिट्टी में क्या इश्यूज़ है और क्या इंटरवेंशंस आपको लेनी है. अब इसी के रिलेटेड हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है अंडर HADP प्रोजेक्ट 19 सॉइल एंड लैंड रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें भी हम फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं. एक पहली बात. वो दूसरी बात, एक पब्लिक इंटरवेंशंस भी हैं जहाँ हम हैंड होल्डिंग करते हैं फार्मर्स को इन डेवलपिंग द मिनी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड इन डेवलपिंग द स्टैटिक सॉइल हेल्थ लेबोरेटरी, ठीक है. तो जो मिनी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी हैं दैट हैज़ अ बजटरी एलोकेशन ऑफ एक यूनिट के लिए 5 लाख, ठीक है. वो 5 लाख में से 3,75,000 सब्सिडी चली जाती है, ओके. तो उसमें क्या होता है, आपको मिनी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी एस्टेब्लिशिंग, मे बी 2 or 3 पीपल फ्रॉम यू, आपके दिमाग में आएगा हम एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाएंगे, ठीक है. तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी. यू विल गेट अ सब्सिडी ऑफ 3.75 लाख. 1.25 लाख आपको अपने इन्वेस्ट करना है. भी आप एक कमरा दिखाओगे, यू विल पुट सम रूम फॉर दैट, ठीक है. वहाँ पे फर्नीचर, टेबल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो खर्चा करीब करीब आपका आ जाएगा 1.25 लाख. और बाकी जितना भी सपोर्ट है वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी अराउंड 3.75 लाख. उसमें आपको इक्विपमेंट आएंगे, केमिकल्स आएंगे, ग्लासवेयर्स आएंगे एंड यू कैन स्टार्ट टेस्टिंग एंड अर्निंग मनी, जो आप फार्मर्स को प्रोवाइड करोगी सर्विस, सर्विस सॉइल टेस्टिंग सर्विस. तो फार्मर से सैंपल लेना है, उसको टेस्ट करना है एंड यू कैन चार्ज समथिंग. सो दैट इज़ अनदर वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. और एक है वो हमें कश्मीर में 2 जगह पे एस्टेब्लिश करनी है, दैट इज़ स्टैटिक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी. दैट हैज़ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ अराउंड 75 लाख. तो वो बहुत बड़ी लेबोरेटरी है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को 2-3 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर सके सॉइल टेस्टिंग में एट एन एक्सटेंसिव लेवल. तो उसमें सब्सिडी 45 लाख है. क्या है 45 लाख, अराउंड 65%, ठीक है. तो ये हमें 2 बनानी है पूरे कश्मीर में. एक श्रीनगर में बन गई हैं, एक हम वेट कर रहे हैं कि कहीं से आ जाए. सो सिंस यू आर फ्रॉम गांधरबल, इन केस अगर आप में से कोई तैयार हो जाता है, सो वी विल हेल्प यू. आपको क्या करना है, HADP की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करनी है. तो यू कैन कम, ज़रूरी नहीं कि एक ही बंदा, यू कैन कम एज ए 2 person, 3 persons मिल के आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो. दैन यू विल बी एबल टू एस्टेब्लिश दैट laboratory. So that is another way of having your own entrepreneurship enterprise. Okay. So with this, I conclude, and I would like to thank Dr. Meghna Rashid for giving me the opportunity कि मैं आपके साथ रूबरू हूँ और कुछ चीज़ें जो सॉइल हेल्थ के रिलेटेड थी आपसे डिस्कस कर सकूँ. Thank you very much. Now, if you have any questions, you can ask me. Yes. जैसे कि सर ने बोला कि सॉइल कितनी इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका भी चल रहा है एग्रो फॉरेस्ट बेस्ड
जो हम होम गार्डनिंग है, तो इसमें सॉइल ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो हम अभी बोल रहे थे कि अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ सोचना है उसके बारे में, तो पहले आपको लैंड ही चाहिए। तो लैंड वही सॉइल है, और उसको आप हेल्दी कैसे रख सकते हैं, जिससे फिर आप अपनी जो वुमेन एम्पावरमेंट जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो जब सॉइल हेल्दी होगी फिर आप उसमें प्लांट्स लगाएंगे, ग्रो करेंगे, क्रॉप्स लगाएंगे। जैसे अभी डॉक्टर इकबाल ने बोला था कि डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ केल जो हमारे यहाँ पे डिमांड भी है और लोग कंज्यूमर्स भी हैं, तो यू कैन गो with that thing in the soil when it is healthy and when you own it. So thank you so much.